हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्लास 9 के इंग्लिश रीडर का चैप्टर 4 क्लास 9 के इंग्लिश रीडर बिहार का चैप्टर 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड को पढ़ाऊंगा। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, वास्तविक सुंदर मन। ठीक है। इस चैप्टर में आपको दुनिया के एक महान भौतिक विज्ञानी, एक दुनिया के महान फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में इसमें चैप्टर में आपको बताया जाएगा। एक महान भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है। उससे पहले क्या है, मैं कुछ आपको जो इस टॉपिक के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, एल्बर्ट आइंस्टीन, एक महान भौतिक विज्ञानी। नंबर 2, मिलेवा मैरिक, ये एल्बर्ट आइंस्टीन की पत्नी थी। माजा, ये एल्बर्ट आइंस्टीन की छोटी बहन। एल्सा एल्बर्ट आइंस्टीन की एक चचेरी बहन, जिससे बाद में एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी पहली शादी टूटने के बाद उनसे दूसरी शादी की। और लास्ट है F.T. रूजवेल्ट, अमेरिका के यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ओके, चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। स्टार्टिंग यानी एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी के उल्म शहर में 14 मार्च 1879 14 मार्च 1879 को उल्म में, जर्मन शहर उल्म में हुआ था। उनकी मां सोचती थी कि उनका बच्चा बहुत विलक्षण था। उनकी मां का ऐसा उनके बारे में सोचना था। जब वे बोलना सीखे तो वे प्रत्येक शब्द को बार बार दोहराया करते थे और वे दूसरे बच्चों को हमेशा निराश करने वाले साबित होते थे। या ये कहिए कि जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे वे दूसरे बच्चों के लिए निराशाजनक हुआ करते थे। वे दूसरे बच्चों को बोर किया करते थे, परेशान किया करते थे। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टीन का जो ज्यादातर समय होता वो अपना समय अकेले खेलने में ही व्यतीत करते थे। वो अपना जो समय था वो अकेले खेलने में ही व्यतीत करते थे। उन्हें मशीनी खिलौने के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। अपनी नवजात बहन जो माजा को जब वो देखते थे तो पूछते थे कि इसके पहिए कहाँ हैं। एक हेडमास्टर ने तो उनके बारे में यहां तक कह दिया था, उनके माँ बाप से, उनके पेरेंट्स से, कि आपका ये बच्चा है वो जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, सफलता हासिल नहीं कर सकता। एक हेडमास्टर ने उनके बारे में ऐसा कहा। लेकिन जब आइंस्टीन 6 वर्ष के थे तो उन्होंने वायलिन बजाना सीखा और वो कुछ ही समय में बहुत अच्छे वायलिन बजाने वाले बन गए, या एक प्रतिभाशाली वायलिनिस्ट बन गए। ठीक है, आगे देखिए। आइंस्टीन कोई बुरा छात्र नहीं था। आइंस्टीन अपने स्कूल के दिनों में कोई बुरे छात्र नहीं थे और वे म्यूनिख में हाई स्कूल पढ़ने गए। उसने वहां पर प्रत्येक विषय में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। उन्होंने वहां पर जाके, जो म्यूनिख जर्मनी का शहर है म्यूनिख, वहां पर उन्होंने बहुत सारे वहां हाई स्कूल करने गए और उन्होंने वहां पर प्रत्येक विषय में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन कभी कभार अपने अध्यापकों से सब्जेक्ट को लेकर, किसी सवाल को लेकर कक्षा में अक्सर उलझ जाया करते थे और उन्हें जो स्कूल के कड़े नियम थे, या ये कहिए कि उन्हें अनुशासित जीवन जीना ज्यादा पसंद नहीं था। उसने
15 वर्ष की उम्र में इस अनुशासन से तंग आकर उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया, स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया। हालांकि आगे चल के उन्होंने अपनी आगे की जो शिक्षा है वो पूरी की। उन्होंने आगे चल के अपनी आगे की जो शिक्षा थी वो क्या की, उन्होंने अपनी पूरी की। ठीक है, यानी उस समय जब वे ज्यूरिख विश्वविद्यालय में या ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ने का फैसला किया, तो उस जगह जाकर उन्हें एक लड़की से बहुत ज्यादा लगाव हो गया। वहां जाकर उन्हें एक लड़की से बहुत ज्यादा लगाव हो गया जिसका नाम था मिलेवा मैरिक। वो महिला बहुत चतुर थी, वो लड़की बहुत चतुर थी, जो सर्बिया से आती थी। सर्बिया एक देश है, यूरोप का एक देश है, छोटा देश है सर्बिया। वो सर्बिया से आती थी और वो स्विट्जरलैंड इसलिए पढ़ने आई थी कि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान का जो मतलब 19th सेंचुरी थी, उस समय ज्यादातर केवल जो स्विट्जरलैंड यूनिवर्सिटी थी वही महिलाओं को प्रवेश दिया करती थी। इसलिए वो सर्बियन लड़की मिलेवा मैरिक स्विट्जरलैंड पढ़ने आई, जिसमें आइंस्टीन पढ़ते थे, और वहीं पर उन दोनों की मुलाकात हुई। और बहुत जल्दी अल्बर्ट आइंस्टीन उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। आगे 21 वर्ष की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन को विश्वविद्यालय में उपाधि मिली। और उन्होंने 1902 में अपने वर्ण में पेटेंट कार्यालय में विशेषज्ञ की नौकरी मिल गई। उन्हें 1902 में वर्ण में एक पेटेंट कार्यालय में एक नौकरी मिल गई। वे गुप्त रूप से अपने विचारों को विकसित कर रहे थे। आगे चल के 1905 में आइंस्टीन का प्रसिद्ध लेख सापेक्षता का सिद्धांत, 1905 में एक प्रसिद्ध लेख छपा जो था सापेक्षता का सिद्धांत, जिसके माध्यम से आइंस्टीन ने ये बताया कि दो घड़ियां जो समान समय नहीं दिखाएंगी, यानी दो घड़ियां कभी भी समान समय नहीं दिखाएंगी यदि वे एक यात्रा पूरी करके साथ साथ लौटें। दो घड़ियां कभी एक समान समय नहीं दिखाएंगी यदि वे एक साथ यात्रा करके लौटें। इससे दुनिया को सबसे प्रसिद्ध द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध बताया। इस जो नियम ने दुनिया भर में द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध बताया। E बराबर mc स्क्वायर, और आपने से क्लास 9 में आप पढ़ रहे तो आपने से विज्ञान में पढ़ा होगा। E बराबर mc स्क्वायर, जहां पर E का मीनिंग है ऊर्जा और M का मीनिंग क्या है, द्रव्यमान, और C जो प्रकाश की चाल है, जो क्या है, प्रकाश की चाल है, जिसका वेग लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। जिसका जो प्रकाश की जो वेग है, जो चाल है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने सिद्धांत दिया था E बराबर mc स्क्वायर का। जब आइंस्टीन भौतिकी में सबसे कठिन समस्याओं से सुलझा रहे थे, जब आइंस्टीन का भौतिकी के क्षेत्र में एक सुनहरा दौर चल रहा था, तो वे अपने पारिवारिक जीवन में, वे अपने निजी जीवन में असफल साबित होने लगे थे, क्योंकि अपना अध्यापन कार्य खत्म करने के बाद उन्होंने जब मिलेवा मैरिक से अपने माँ बाप को बताया कि वो उस लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो उनके माँ बाप ने, कि लड़की उम्र में आइंस्टीन से बड़ी थी, इसलिए उनके माँ बाप ने उस लड़की से उनकी शादी करने से मना कर दिया। हालांकि अंत में 1903 में दोनों ने शादी कर ली
और इनसे दोनों को 2 बेटे हुए, इनसे इनको 2 बेटे हुए। लेकिन इस जोड़ी को ज्यादा समय नहीं बीता। जो शादी 1903 में हुई वो 1919 में आके शादी किन्हीं कारणों से असफल हो गई और दोनों के बीच तलाक हो गया। किसी वजह से शादी असफल हुई और दोनों के बीच क्या हो गया, तलाक हो गया। और इस तरीके से उनका जो पारिवारिक जीवन था वो कहीं ना कहीं विघटित हो गया, या उनके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं आना शुरू हो गई। आगे इसी में 1915 में उन्होंने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का लेख प्रकाशित किया। उन्होंने 1915 में सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का लेख प्रकाशित किया। 1919 के सूर्य ग्रहण ने यह सिद्ध कर दिया। 1919 के सूर्य ग्रहण ने जो उन्होंने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत दिया था, उसको उस वर्ष के सूर्य ग्रहण ने क्या कर दिया, उनकी सिद्ध कर दिया, जो कि उनकी गणना बिल्कुल सही है, जो कि उनकी गणना क्या थी, बिल्कुल सही है। और इसी कार्य के लिए उन्हें सन 1921 में, इसी कार्य के लिए एल्बर्ट आइंस्टीन को सन 1921 में 1921 में भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया। 1921 में भौतिक विज्ञान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसे संभवतः आज भी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है आज के समय में भी। यानी उस समय अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी के लिए उन्हें ये नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। ठीक है। और इस तरीके से जैसे उन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन को पुरस्कार मिला और इस तरीके से उनकी दुनिया भर में उनकी ख्याति फैल गई, लोगों के उनके असंख्य बुलावे आने लगे और वो निमंत्रण पर लोगों के बीच आने जाने लगे, यानी उन्हें दुनिया भर में फेमस कर दिया जैसे ही उन्हें नोबेल प्राइज मिला। ओके, आगे देखिए, नाजी का नाम आते ही बात होती है हिटलर की। हिटलर की पार्टी का नाम था नाजी और हिटलर कहां का था, जर्मन का तानाशाह, जर्मनी का। यानी 1933 में जब नाजी जर्मनी की सत्ता में आए तो उन्होंने नाभिकीय विखंडन की खोज की। क्या की उन्होंने? नाभिकीय विखंडन की खोज की। और उस समय अमेरिकी जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे वे इस बात से घबरा रहे थे कि अगर नाजी आणविक बम बना लेंगे, अगर नाजी आणविक एटम बम बना लेंगे तो इससे हमेशा दुनिया को खतरा बना रहेगा, क्योंकि हिटलर उस समय अपने आप में ही दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हुआ करता था। उस समय हिटलर अपने आप में ही दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा हिटलर हुआ करता था। 2 अगस्त 1939 को अल्बर्ट आइंस्टीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, 2 अगस्त 1939 को अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक पत्र लिखा जिसमें चेतावनी दी गई कि इस प्रकार की जो हथियार है वे बहुत बड़ी मात्रा में जनमानस को हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं यदि यदा कदा उनमें विस्फोट हो जाए। तो उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को इस घटना के बारे में खुलासा किया और उनको चेताया। हालांकि उनके दिमाग पर आगे चल के बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा जब 1945 में अमेरिका के द्वारा जापान के 2 नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, जिससे बड़ी संख्या में दुनिया भर में यानी जापान के अंदर बड़ी मात्रा में जनमानस की हानि हुई और जिसके प्रभाव आज भी जापान के इन 2 बड़े नगरों में देखने को मिलते हैं। उस समय जो घटना घटी थी उसके परिणाम आज भी जापान में देखने को मिलते हैं। आगे उन्होंने फिर से जब ये घटना घटी तो उन्होंने फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ को एक चिट्ठी लिखी और संयुक्त राष्ट्र संघ को चेताया कि आणविक जो परमाणु बम है इसको लेकर एक विशेष कोई बहुत बड़ी संस्था बनाई जाए, एक
संस्था बनाई जाए जो इन शस्त्रों के ढेरों को समाप्त करने के लिए कार्य करे, समाप्त करने के लिए कार्य करे। और उन्होंने हमेशा शांति और लोकतंत्र के लिए काम किया। एलन अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमेशा शांति और लोकतंत्र के लिए काम किया, और शांति और लोकतंत्र के काम को करते हुए ये महान भौतिक विज्ञानी 76 वर्ष की उम्र में, ये आइंस्टीन अपने कार्य को करते हुए 76 वर्ष 76 ईयर्स की एज में 1955 में हमेशा के लिए ये महान वैज्ञानिक इस दुनिया से चल बसा। ठीक है।